विरासत की दुनिया में। हमारे सामने एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट जो भारत के जो प्रमुख शास्त्रीय और लोक नृत्य हैं उनकी एक झलक देता है। जी। हमारा इरादा सिर्फ नामों की सूची बनाना नहीं है, बल्कि इस स्रोत से उन महत्वपूर्ण जानकारियों और पैटर्न्स को समझना है जो भारत की नृत्य परंपराओं की विविधता और समृद्धि को दर्शाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सांस्कृतिक यात्रा को शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत सामग्री नृत्यों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटती है, शास्त्रीय और लोक। और ये विभाजन समझना जरूरी है क्योंकि दोनों की अपनी ऐतिहासिक जड़ें हैं, तकनीक है और सामाजिक भूमिकाएं भी हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। हाँ, तो शुरुआत करते हैं शास्त्रीय नृत्यों से। सामग्री बताती है कि भारत में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है ना? ये एकदम सही। ये 8 नृत्य रूप और उनके मूल राज्य इस प्रकार हैं। पहला, उत्तर प्रदेश से कथक, जो अपनी कहानी कहने की शैली और पैरों की तेज गति के लिए जाना जाता है। दूसरा और तीसरा केरल से है। कथकली अपने विस्तृत मेकअप और नाटकीय अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध। और मोहिनीअट्टम जो अपने लास से या ग्रेसफुल मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है। हाँ, केरला से 2। जी बिल्कुल, कथकली और मोहिनीअट्टम, ये ध्यान रखने वाली बात है। हाँ। फिर चौथा है तमिलनाडु का भरतनाट्यम, जो शायद सबसे पुराने और क्या कहते हैं व्यापक रूप से प्रचलित शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी जड़ें मंदिरों से जुड़ी हैं। पांचवा है आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, जिसमें नृत्य और नाटक का मिश्रण होता है। छठा असम का सत्रिया, ये निकला है असम के जो वैष्णव मठ है ना, सत्र, वहां से। अच्छा, और बाकी 2 के नाम तो उनके राज्यों से ही जुड़े हैं, जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है। 7वां है मणिपुर से मणिपुरी, जी, जो अक्सर राधा कृष्ण की प्रेम कहानियों को दर्शाता है। और 8वां है उड़ीसा से ओडिसी, जो अपनी त्रिभंगी मुद्रा, मतलब 3 जगह से शरीर का मुड़ना, उसके लिए खास है। ये 2 नाम याद रखना तो वाकई आसान है। बिल्कुल सही कहा। तो मुख्य रूप से 6 नृत्यों और उनके राज्यों को याद रखना होता है। और ये सभी शास्त्रीय नृत्य, जैसा कि स्रोत बताता है, अपनी एक संहिताबद्ध व्याकरण, जटिल तकनीकों और सालों की कठिन ट्रेनिंग पर आधारित है। ये अक्सर पौराणिक कथाओं या आध्यात्मिक विषयों को व्यक्त करते हैं। ये लोक नृत्यों से काफी अलग है, जिनकी दुनिया अब हम देखेंगे। हाँ, अब लोक नृत्यों की ओर बढ़ते हैं। स्रोत में विभिन्न राज्यों के कई लोक नृत्यों का उल्लेख है। खासकर उन पर जोर दिया गया है जो सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है या अक्सर चर्चा में रहते हैं। यहाँ तो इतनी विविधता है, कहाँ से शुरू करें? शायद हम राज्य के हिसाब से चलें। ये अच्छा विचार है। हम कुछ प्रमुख क्षेत्रों और उनके सबसे चर्चित लोक नृत्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसा स्रोत में बताया गया है। चलिए पश्चिम भारत से शुरू करते हैं, गुजरात से। गुजरात का नाम सुनते ही गरबा और डांडिया रास याद आते हैं, खासकर नवरात्रि के दौरान। स्रोत भी इनका जिक्र करता है। हाँ बिल्कुल, वो तो सबसे प्रसिद्ध हैं ही। लेकिन स्रोत भवाई नृत्य पर भी काफी जोर देता है और बताता है कि यह सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसकी अनूठी शैली के कारण अक्सर इस पर ध्यान जाता है। टिप्पणी और पधार जैसे नृत्यों का भी उल्लेख है, जो गुजरात की लोक परंपराओं का हिस्सा हैं। अच्छा, गुजरात से अब राजस्थान चलते हैं। वहाँ की संस्कृति तो अपने रंगों और रेगिस्तानी पृष्ठभूमि के लिए जानी जाती है। घूमर तो बहुत ही प्रसिद्ध है। घूमर वाकई बहुत लोकप्रिय है और स्रोत के अनुसार ये केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी इसके रूप देखने को मिलते हैं। लेकिन स्रोत कालबेलिया नृत्य को भी बहुत महत्वपूर्ण बताता है। ये सपेरा जनजाति की महिलाएं करती हैं और ये अपनी लोच और लय के लिए जाना जाता है। हाँ, कालबेलिया यूनेस्को लिस्ट में भी है शायद। जी हाँ, और गणगौर का भी उल्लेख है, जिसे स्रोत एक ऐसा नृत्य बताता है जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हों, पर यह सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चक्री, झूलन लीला और सुईसीनी जैसे नृत्यों का भी जिक्र है, जो राजस्थान की विविधता दिखाते हैं। अब थोड़ा उत्तर की ओर चलते हैं। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा का जोश और गिद्दा की नजाकत तुरंत जहन में आती है। बिल्कुल, स्रोत इस बात को स्पष्ट करता है कि भांगड़ा मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला फसल कटाई से जुड़ा एक ऊर्जावान नृत्य है। हाँ, जबकि गिद्दा महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें लोकगीतों पर आधारित अभिनय होता है। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत बताता है वो ये कि झूमर नाम का नृत्य पंजाब में भी पाया जाता है। हालांकि ये हरियाणा और राजस्थान के घूमर से अलग हो सकता है। अच्छा, झूमर पंजाब में भी? ये नई बात है। हाँ, और सम्मी का भी उल्लेख है। हरियाणा की बात आई
तो स्रोत झूमर और घूमर के बीच के भ्रम को स्पष्ट करता है। हरियाणा का अपना झूमर है। हाँ, ये नाम का साम्य थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है शायद। हरियाणा में झूमर के अलावा स्रोत फाग, डाफ, धमाल और लूर जैसे नृत्यों को महत्वपूर्ण बताता है। धमाल और लूर का जिक्र अक्सर होता है। स्रोत ये भी कहता है कि रासलीला, जिसे अक्सर सिर्फ उत्तर प्रदेश से जोड़ा जाता है, हरियाणा की लोक परंपराओं में भी देखने को मिलती है। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो वहां से सबसे खास कौन सा है? स्रोत के अनुसार अगर जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्यों में से एक को चुनना हो जो सबसे ज्यादा चर्चित है, तो वो है राउफ। राउफ? जी, ये महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक धीमा और सुंदर नृत्य है, खासकर ईद जैसे त्योहारों पर। हिक्कत, मंदजास, कूद डांडी नाच और दमाली जैसे अन्य नृत्यों का भी उल्लेख है, लेकिन राउफ सबसे प्रमुख है। अब पूर्वी भारत की ओर देखें। असम का जिक्र शास्त्रीय नृत्य सत्रिया के संदर्भ में हुआ था, लेकिन लोक नृत्यों में बिहू का स्थान सर्वोपरि है ना? एकदम सही। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि बिहू सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि असम का एक प्रमुख त्योहार भी है। हाँ, बिहू फेस्टिवल। जी, जो साल में 3 बार मनाया जाता है और फसल चक्र से जुड़ा है। ये नृत्य खुशी और उत्सव का प्रतीक है। स्रोत नट पूजा, काली गोपाल और खेल गोपाल जैसे अन्य नृत्यों का भी जिक्र करता है, जो असम की लोक संस्कृति का हिस्सा हैं। महारास और तावाल चौंगली का भी उल्लेख है। बिहार के बारे में स्रोत क्या कहता है? वहाँ के कौन से नृत्य महत्वपूर्ण हैं? बिहार से स्रोत जाट जतिन या जाता जतिन भी कहते हैं और झिझिया नृत्यों को बहुत महत्वपूर्ण बताता है। जाट जतिन और झिझिया? हाँ, ये अक्सर पूछे जाते हैं। जाट जतिन पति पत्नी के बीच प्रेम और नोकझोंक को दर्शाता है, जबकि झिझिया अक्सर अच्छी फसल और बारिश के लिए किया जाता है। इनके अलावा झुमरी, कजरी, पाइका, सोहर, छऊ, जिसका एक रूप झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी मिलता है। अच्छा, छऊ बिहार में भी? जी, स्रोत के अनुसार और विदेशिया भी बिहार के प्रमुख लोक नृत्य हैं। झारखंड का भी जिक्र आया। यहाँ भी झूमर का उल्लेख है। मुझे लगा ये राजस्थान और हरियाणा में ही था। हाँ, स्रोत यहाँ जननी झूमर महिलाओं द्वारा और मर्दाना झूमर पुरुषों द्वारा दोनों का उल्लेख करता है। अच्छा, तो इससे पता चलता है कि एक ही नाम के नृत्य के कितने अलग अलग रूप हो सकते हैं। स्रोत घोड़ा नाच को झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताता है। इसके अलावा कर्मा मुंडा, जो कर्मा त्योहार से जुड़ा है, अग्नि, पाइका, फगुआ, हुंटा नृत्य, मुंदारी नृत्य और सरहुल, जो सरहुल त्योहार का हिस्सा है, जैसे कई आदिवासी और क्षेत्रीय नृत्य झारखंड की समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं। काफी विविधता है झारखंड में भी। अब दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। कर्नाटक से शास्त्रीय नृत्य तो नहीं है, पर लोक नृत्यों में कुछ बहुत प्रसिद्ध नाम है। बिल्कुल। स्रोत कर्नाटक से यक्षगान को बहुत महत्वपूर्ण बताता है। हालांकि इसे कभी-कभी सेमी क्लासिकल या अर्धशास्त्रीय भी कहा जाता है, पर यह मूल रूप से एक पारंपरिक थिएटर रूप है। हाँ, यक्षगान। इसमें नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा और मेकअप का एक अनूठा संगम होता है। कुनीथा भी एक प्रमुख लोक नृत्य शैली है, जिसके कई प्रकार हैं, जैसे डोलू कुनीथा, जो ड्रम के साथ होता है। इनके अलावा हुट्टारी, सुग्गी, करगा और लांबी का भी उल्लेख स्रोत में है, लेकिन यक्षगान और कुनीथा सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। क्या यहाँ के लोक नृत्य भी खास है? स्रोत ने एक पैटर्न बताया था शायद। हाँ, स्रोत ने एक दिलचस्प बात नोट की है कि आंध्र प्रदेश के कई लोक नृत्यों के नाम में नाट्यम शब्द आता है। ओह हाँ, जैसे विलासिनी नाट्यम और वीर नाट्यम। इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये भरतनाट्यम तमिलनाडु से अलग हैं, ये लोक नृत्य है। अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में भामकल्पम, जो सत्यभामा की कहानी कहता है, दप्पू, एक ताल वाद्य के साथ, तपेता गुल्लू, लंबाड़ी, बंजारा जनजाति का नृत्य, धिमसा और कुलट्टम। कुलट्टम डंडियों के साथ किया जाने वाला नृत्य है, जो दक्षिण भारत में कई जगह मिलता है। केरल से शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम है। लोक नृत्यों के बारे में स्रोत क्या कहता है? क्या वे उतने महत्वपूर्ण हैं? स्रोत ओटम थोलाल और कैकोटिकली जैसे लोक नृत्यों का जिक्र करता है। ओटम थोलाल एकल प्रदर्शन है, जिसमें कहानी कहने पर जोर होता है। अच्छा। और कैकोटिकली महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक सुंदर सामूहिक नृत्य है, खासकर ओणम के दौरान। हाँ, हालांकि स्रोत ये भी कहता है कि केरल से अक्सर शास्त्रीय नृत्यों पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है और शायद इन लोक नृत्यों के नाम उतने आम नहीं हैं या इस याद रखने में थोड़े मुश्किल हो सकते हैं।
समझ गए। अब मध्य भारत की बात करें, मध्य प्रदेश से कौन से नृत्य उभारे गए हैं? स्रोत मध्य प्रदेश से मटकी नृत्य, जिसमें सिर पर कई मटके रखकर संतुलन बनाया जाता है। हाँ, देखा है मैंने। ग्रिडन नृत्य जो फसल कटाई से जुड़ा है, और मंच जो एक लोक थिएटर रूप है को महत्वपूर्ण बताता है। जवारा, अड़ा, खड़ा नाच और फूल पत्ती नृत्य का भी उल्लेख है, जो राज्य की लोक परंपराओं की झलक देते हैं। और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के बारे में? छत्तीसगढ़ से श्रोत राउत नाच, जो यादव समुदाय द्वारा दिवाली के बाद किया जाता है और कृष्ण लीलाओं से जुड़ा है। राउत नाच, हाँ। और गौर मारियन नृत्य, जो भैंस के सींगों से सजी वेशभूषा के लिए जाना जाता है। इन दोनों को अक्सर पूछे जाने वाले या महत्वपूर्ण नृत्यों में गिनता है। पंडवानी, जिसमें महाभारत की कथाएं गाई और अभिनीत की जाती हैं, तीजनबाई जी का नाम जुड़ा है इससे। हाँ, बिल्कुल। वेड़ामती कापालिक, भारतरी चरित और चंदनानी जैसे अन्य रूप भी छत्तीसगढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र के बारे में स्रोत ने कहा था कि इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? हाँ, शायद इसलिए कि बॉलीवुड या अन्य चीजों का प्रभाव ज्यादा रहता है। पर स्रोत इस बात पर जोर देता है कि महाराष्ट्र के लोक नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है। लावनी तो बहुत फेमस है। हाँ बिल्कुल, जो अपनी तेज लय, श्रृंगारिक विषयों और ढोलकी की थाप के लिए जानी जाती है, वो सबसे प्रमुख है। कोली नृत्य, जो मछुआरा समुदाय से जुड़ा है, भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये महाराष्ट्र और गोवा दोनों जगह पाया जाता है। तमाशा एक और प्रसिद्ध लोक थिएटर रूप है, जिसमें संगीत, नृत्य और हास्य होता है। दनगरी गाजा चरवाहा समुदाय का नृत्य है। डिंडी और पोवदास गाथा गीत का भी उल्लेख है। अच्छा, कोली गोवा में भी है। और गोवा के और कौन से नृत्य हैं? स्रोत बताता है कि गोवा से तरंग मेल, दशहरा और होली के दौरान किया जाने वाला रंगीन नृत्य, और टोनिया मेल, जिसमें लकड़ी की छड़ियों का उपयोग होता है, ये हाल के दिनों में चर्चित हुए हैं। कोली नृत्य का उल्लेख हमने किया। इसके अलावा देखनी, फुगड़ी, जो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला तेज नृत्य है। हाँ, फुगड़ी। शिग्मो, वसंत उत्सव से जुड़ा, घोड़े मोड़नी, योद्धाओं की नकल करने वाला नृत्य, और रणमाले भी गोवा की जीवन संस्कृति का हिस्सा हैं। अब पूर्वोत्तर राज्यों की बारी। यहाँ तो बहुत ज्यादा सांस्कृतिक विविधता है। एक एक करके देखते हैं। मणिपुर से शुरू करें। हाँ बिल्कुल। मणिपुर से शास्त्रीय मणिपुरी के अलावा स्रोत थांगता को बहुत महत्वपूर्ण बताता है। ये वास्तव में एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट। लेकिन इसके प्रदर्शन में नृत्य जैसी लयबद्धता और सुंदरता होती है। पुंगचोलुम, जिसे ड्रम नृत्य भी कहते हैं, वो भी बहुत ऊर्जावान और दर्शनीय होता है। नूपा नृत्य और लोहू शाह का भी उल्लेख है। लाई हरोबा एक पारंपरिक त्योहार है जिसमें कई नृत्य शामिल होते हैं, और रासलीला भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत यहाँ की प्रसिद्ध लोकटक झील का भी जिक्र करता है, शायद उसके आसपास की संस्कृति से जुड़ाव दिखाने के लिए। मिजोरम का क्या? वहाँ का बांस नृत्य बहुत प्रसिद्ध शायद। हाँ, स्रोत मिजोरम से छेरोम नृत्य, जिसे आमतौर पर बैम्बू डांस या बांस नृत्य कहा जाता है, को सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य बताता है। छेरो जी, इसमें नर्तक जमीन पर रखे बांसों के बीच तालबद्ध तरीके से कूदते हैं। ये देखने में बहुत आकर्षक होता है। खुल्लम, चैलम, सोल्किया और जंग तालम जैसे अन्य नृत्यों का भी उल्लेख है, जो मीजो समुदाय की परंपराओं को दर्शाते हैं। नागालैंड और सिक्किम के बारे में क्या खास है? नागालैंड से स्रोत रंगमा नृत्य और एक अन्य बांस नृत्य को महत्वपूर्ण बताता है, जो विभिन्न नागा जनजातियों की पहचान है। सिक्किम से चू फाट नृत्य, जो माउंट कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है, और छम नृत्य महत्वपूर्ण है। छम नृत्य, ये क्या है? छम नृत्य बौद्ध मठों से जुड़ा एक मुखौटा नृत्य है, और स्रोत बताता है कि यह बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जाता है। सिंगई चाम यानी स्नो लायन डांस, वो भी सिक्किम का एक विशेष नृत्य है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में स्रोत का क्या कहना है? अरुणाचल प्रदेश से बुइया, छालो, वांचो, पुनुंग, पोपीर जैसे कई नृत्यों का उल्लेख है, जो वहाँ की विभिन्न जनजातियों से जुड़े हैं। लेकिन स्रोत के अनुसार ये शायद राष्ट्रीय स्तर पर उतने चर्चित नहीं हैं, या इनके बारे में जानकारी थोड़ी कम उपलब्ध है। और अंत में लक्षद्वीप के बारे में एक सुधार था, कुछ कंफ्यूजन था। हाँ, ये एक जरूरी स्पष्टीकरण है। स्रोत में पहले लावा, कोलकामुई और परिचाकली नृत्यों का उल्लेख गलती से मिजोरम के साथ हो गया था। लेकिन बाद में ये सुधारा गया कि ये तीनों नृत्य वास्तव में लक्षद्वीप के हैं। ये द्वीप समूह की अपनी अनूठी सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा हैं। अच्छा, तो ये लक्षद्वीप के हैं, लावा, कोलकाय और परिचाकली। जी। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि भारत की नृत्य परंपरा कितनी विशाल और विविध है। 8 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय शैलियां हैं,
जिनकी अपनी गहरी जड़ें और नियम हैं। और फिर अनगिनत लोक नृत्य हैं जो हर क्षेत्र, समुदाय और अवसर के साथ बदलते रहते हैं। बिल्कुल। शास्त्रीय नृत्य जहां एक सुनिश्चित कला रूप प्रस्तुत करते हैं, वहीं लोक नृत्य जीवन के उत्सव, समुदाय की भावना और प्रकृति के साथ जुड़ाव को दर्शाते हैं। और ये भी देखने वाली बात है कि कैसे झूमर, रासलीला, पाइका या कोली जैसे कुछ नृत्य रूप भौगोलिक सीमाओं को लांघते हुए कई राज्यों में पाए जाते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जो सांस्कृतिक आदान प्रदान और शायद साझा इतिहास की ओर भी इशारा करते हैं। वो उनकी विशिष्टता या प्रमुखता के कारण विशेष रूप से उजागर किया है, जैसे कश्मीर का रऊफ, कर्नाटक का यक्षगान, महाराष्ट्र की लावणी, असम का बिहू जी, मिजोरम का छेरव, मणिपुर का थांगता, छत्तीसगढ़ का राउत नाच और गौर मारिया, गुजरात का भवाई, राजस्थान का कालबेलिया और बिहार का जाट जतिन व झिझिया। ये नाम हमें भारत की नृत्य विविधता की एक कह सकते हैं कि एक झांकी देते हैं। बिल्कुल सही। यह वाकई भारत की नृत्य शैलियों का एक संक्षिप्त लेकिन बहुत ही जानकारीपूर्ण अवलोकन था जो हमें इस स्रोत सामग्री से मिला। शास्त्रीय अनुशासन की गंभीरता से लेकर लोक उत्सवों की उन्मुखता तक हर नृत्य अपने आप में एक कहानी समेटे हुए लगता है। निश्चित रूप से ये स्रोत हमें मुख्य रूप से नृत्यों और उनके राज्यों का एक नक्शा देता है और कौन से नृत्य ज्यादा चर्चित हैं इसकी जानकारी देता है। लेकिन यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है, इन नृत्यों के पीछे की कहानियां क्या हैं? वे किन सामाजिक रिवाजों, विश्वासों या ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हैं? सही बात है। इन सवालों के जवाब शायद हमें इन नृत्यों को और गहराई से समझने में मदद करेंगे, जिन्हें आज हमने केवल सतह से ही छुआ है। एक तरह से एक बेहतरीन विचार जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त कर सकते हैं। इस विश्लेषण के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।